हेलो स्टूडेंट, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के अपने इस चैप्टर में अब तक हम बायोडाइवर्सिटी के विभिन्न पहलुओं पर बात कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्यों हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, प्रकृति में बायोडाइवर्सिटी का जैव विविधता का होना क्यों ज़रूरी है, जैव विविधता के विभिन्न स्तर बताए गए, आनुवांशिक स्तर से लेकर इकोसिस्टम तक। ठीक है, फिर जैव विविधता के अध्ययन के तरीके, अध्ययन के तौर तरीके जो हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से लेकर के जैव विविधता के जो पैटर्न पूरी पृथ्वी पर मिलते हैं, इस तरह की कई सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में की। अब हम आते हैं चैप्टर के मुख्य भाग पर, और जिस वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को आज पढ़ना चाह रहे हैं, जिस वजह से जैव विविधता को लेकर लोगों में एक जागरूकता भी पैदा की जा रही है, और वो वजह है बायोडाइवर्सिटी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी का ह्रास, उसकी हानि। एक्चुअली हमने अब तक देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, कैसे विकसित होती है और क्यों जरूरी है, ये तो हमने समझा ही। लेकिन हमारी चिंता का विषय ये है कि अब बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जिस गति से कम होती जा रही है, जिस तरह से जीवों की जातियां विलुप्त होती जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसके हानिकारक परिणाम हमें दूरगामी और आने वाले समय में दिखेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का क्या कारण है, किन किन वजहों से बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता में कमी आ रही है। ठीक है, निश्चित रूप से लॉस का एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है मानव स्वयं। मानव के क्रियाकलाप, मानव जिस तरह से कार्य कर रहा है, प्रकृति को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, और उसी के साथ साथ जैव विविधता भी कम होने लगी है। ठीक है, और ये अभी भी सतत रूप से जारी है। ठीक है, हम आज समझ पा रहे हैं कि जैव विविधता कितनी जरूरी है, एक एक स्पीशीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डायरेक्ट काम नहीं आ रही हो तब भी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी विलुप्तता की दर काफी उच्च है, और विलुप्तता के कारण क्या क्या है उन्हीं पर हम आज बात करेंगे। तो जैव विविधता का लॉस, जैव विविधता की क्षति, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मानव के क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी की जैव विविधता को काफी क्षति पहुंची है। ठीक है, काफी नुकसान मानव की वजह से हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ये अभी भी सतत रूप से जारी है। अगर हम बात करें कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता में जो कमी आती है उसके क्या प्रभाव रहेंगे, तो वैसे तो हमने आपको बताया था कि जैव विविधता के महत्व क्या है। तो जो जैव विविधता का उपयोग और जो महत्व है, अगर जैव विविधता खत्म होती है तो वही हम उसके प्रभाव भी हो जाएंगे और वही हानिकारक प्रभाव दिखेंगे। ठीक है, क्षेत्र की उत्पादकता में कमी आ जाती है, पादप उत्पादकता। हर इकोसिस्टम, हर क्षेत्र में जो वहाँ के उत्पादक पौधे हैं, अगर जैव विविधता में कमी आएगी तो पौधों की जातियां भी कम हो रही हैं, तो उत्पादकता में निश्चित रूप से कमी आएगी। और उत्पादकता कम होने का मतलब है किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी तंत्र के अंदर ऊर्जा का निवेश कम हो रहा है। तो ये जो है चीज कभी भी किसी इकोसिस्टम के लिए सही नहीं होती। इसके साथ साथ और भी है, जैसे अलग अलग प्रकार की जैव विविधताएं और अलग अलग प्रकार की जातियां होने का फायदा ये भी रहता है कि अगर वातावरणीय परिस्थितियां प्रतिकूल हो तब भी जो है चीजें या जीव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते। अलग अलग भांति भांति के जीव होते तो बने रहते हैं, और एक प्रकार की इकोसिस्टम में परिवर्तन, इन मौसमी और वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति एक तरह की प्रतिरोधकता पाई जाती है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की जीव जाति होने पर आपस में इनमें संकरण भी हो रहा है और नई नई जातियों का विकास होता है। सबसे मुख्य बात होती है कि जैव विविधता से नई जातियों के विकास में भी अच्छी गति रहती है, लेकिन ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर यहाँ लॉस होता है तो। ठीक है, तो वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध में कमी आएगी, सूखा, बाढ़ जो भी है, जैसे भी वातावरणीय प्रतिरोध हैं उनमें कमी आएगी, क्योंकि जब विभिन्न प्रकार की जातियों के अलग अलग प्रकार कम होते जाएंगे तो वैसे भी वहां पर जो है कम जीव बचेंगे, और उनमें फिर इस तरह की प्रतिरोधक क्षमताएं भी कम रहेंगी। साथ में पारितंत्र क्रियाओं जैसे उत्पादकता, जल चक्र, कीट, रोग चक्र, इन सब में भी प्रभाव आएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमने आपको बताया था कि जैव विविधता का महत्व, जिसमें हमने कहा था कि एक पारितंत्र का स्थायित्व और उसका संतुलन, ये दो चीज जैव विविधता बनाए रखती है। ये दोनों ही चीजें बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगी अगर जैव विविधता कम होती है। और इकोसिस्टम का स्थायित्व कम होना, संतुलन कम होना अच्छा नहीं माना जाएगा, वो आगे जाकर नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के साथ साथ कई जीव जातियां और खत्म होंगी, और पृथ्वी पर नई जातियों का विकास, उद विकास, एवोल्यूशन की सारी प्रक्रियाएं बाधित होंगी। ठीक है, और नई नई जातियां विकसित होना जरूरी है। वातावरण बदलता जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही है, तो नए जीव जाति भी आना जरूरी होते हैं। ठीक है, नहीं तो पृथ्वी धीरे धीरे वापस जीव विहीन भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कारण है आखिर जैव विविधता के
लॉस होने के हमने कुछ महत्वपूर्ण कारण निकाले हैं जैव विविधता की क्षति के कारण, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या क्या कॉज है? तो सबसे पहला है आवासीय क्षति एवं विखंडन, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है एक, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, एक एक को हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरा है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। फिर आता है विदेशी प्रजातियों, कोई और से बाहरी जातियां आकर के वहां रहने लग जाए, उनका आक्रमण या उनका निवेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ को एक्सटिंक्शन, सविलुप्तता। कुल मिलाकर मैंने आपको ये 4 कारण बताए। चारों कारणों का थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और कुछ उदाहरण के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एक्चुअली ये क्या चीज है, पहले आप इसको समझिए कि आवास क्या चीज है। हैबिटेट, हम ये जानते हैं कि हर जीव, हर जाति पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में जहां भी वो उत्पन्न हुई है और जिस जगह पर किसी जाति की उत्पत्ति हुई है वो उसका प्राकृतिक आवास कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उसका वाइल्ड क्षेत्र, जंगली क्षेत्र कह सकते हो, कैसे भी नाम दें, ठीक है। और हर जाति का अपना एक निर्धारित आवास होता है, निर्धारित प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र में, निर्धारित प्रकार की जलवायु में वो रहती है। और देखिए, किसी भी जाति की सफलतापूर्वक पृथ्वी पर रहने में उसके आवास का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसके रहने की जो जगह है वो ही सही नहीं होगी तो धीरे धीरे उनकी संख्या खत्म होती जाएंगी, वो विलुप्त हो जाएंगे। और इसके तो कई उदाहरण हमने देखे हैं। अब देखिए, बड़े बड़े जंगल नष्ट हुए हैं, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आवासों को मानव ने अपने व्यवधानों से नष्ट किया है और उसका परिणाम भी रहा है कि वहाँ की कई जातियां नष्ट हो गई। जैसे जो बड़े बड़े नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, उनमें कई प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन अब मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं तो मानव क्या कर रहा है, उन जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन निकाल रहा है। अब खेती के लिए अगर जंगलों को साफ करके जमीन निकाली जा रही है तो खेती में तो हम अपनी इच्छा से फसल उगा रहे हैं, लेकिन जो कई जीव, कई पौधों और कई जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास था वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप आवास सिकुड़ता जा रहा है। आवास का सिकुड़ने का मतलब है कि जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, वो एक दूसरे को मार काटेंगे। कुल मिलाकर के नतीजा ये है कि जैव विविधता का नुकसान होना ही होना है। कई बार आप देखिए, मानव ने अपने आवागमन और अपने विकास के लिए कई चीजें बनाई, जैसे बड़े बड़े हाईवे, रोड बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। तो होता क्या है, एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट, और आपने एक बीच में से उसमें हाईवे निकाल दिया, ठीक है। तो इतना जो रास्ता आपने निकाल दिया या एक रेलवे लाइन निकाल दी, तो क्या हुआ, आपने पूरी आवास को 2 भागों में विभक्त कर दिया। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब क्या, ये जो बीच में रोड है, ये जो रेलवे लाइन है, इसमें क्या होता, कई जीव, आप देखिए कई ऐसे हाईवे हैं जो जंगलों में से निकल रहे हैं, प्राकृतिक नेशनल पार्क बनाए हुए अभ्यारण्य हैं उनमें से भी निकल रहे हैं। और वहां आप देखो, कई बार रात बेरात जो है कई जंगली जानवर जो है गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और वो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है उनके लिए, और वो ऐसे में जो है वो बहुत परेशान भी रहते हैं और अंततः वो वहां से या तो आवास छोड़ के चले जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। रेलवे लाइन है, कई प्रकार के और जो ये व्यवधान है, ये मानव के जो क्रियाकलाप और मानव का जो डिस्टर्बेंस है, ये जीवों के प्राकृतिक आवास को खत्म कर रहा है। और इसकी वजह से कई चीजें, कई पौधे, जीव जंतु नष्ट भी हुए हैं। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जंतुओं पर पड़ता है और पौधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जंगल साफ करके तो सड़क निकाली जाएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं अलग अलग जगहों पर। लगभग अपन हम अपने भारत देश में भी बात करें तो कई जगहों पर मानव ने अपने डेवलपमेंट के लिए और कम्युनिकेशन के साधन बढ़ाने के लिए रोड वगैरह जो बनाए हैं, रेलवे लाइन जो डाली है, उनमें ऐसा कई बार हुआ है। और बड़े बड़े जंगल काट करके, जैसे ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, जो आदिवासी बेल्ट होता है, जो बिल्कुल नेचुरल स्थितियों में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जंगल काट करके नए नए एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो ये सब चीजें जो है आवास को संकीर्ण और संकुचित कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण है अमेजोन फॉरेस्ट का। अमेजोन फॉरेस्ट जो कि पृथ्वी के सबसे घने और सबसे बड़े वर्षा वनों में माने जाते हैं, पहले भी मैंने बताया। और ये इतने घने हैं और इतने यहाँ पर पौधे और जंतु जातियां हैं कि यहाँ से जो पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छी मात्रा में होती है और पूरे विश्व के लिए काम आती है। उनको हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है उनको। लेकिन आप देखिए, मानव के क्रियाकलापों की वजह से अमेजोन के ये फॉरेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो है जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। ये विलुप्तीकरण का एक मुख्य कारण है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये जो वर्षावन, वही जो अमेजोन फॉरेस्ट है, वो इसी क्षेत्र में आते हैं। इसमें आवासीय क्षति से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आवासीय क्षति का। एक समय की बात है जब वर्षावन पृथ्वी के
14% क्षेत्र में फैले हुए थे। कितने? 14%। लेकिन ये धीरे धीरे कटते गए, कम होते गए, अब केवल 6% के आसपास रह गए हैं, आधे से भी कम रह गए। ठीक है, और ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। एक अनुमान, ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन ली है, एनसीईआरटी में लिखा है कि जिस गति से ये वन नष्ट हो रहे हैं उससे आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एनसीईआरटी में वहां लिखा है कि जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तब तक भी यहाँ पर हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। मतलब हर साल, कहने का मतलब ये है कि हर साल कई हेक्टर, सैकड़ों हजारों हेक्टेयर वन जो हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, ये लकड़ी के लिए काट दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर की जमीन बढ़ाने के लिए काट दिए जाते हैं, मानव के कई और कार्य हैं। आप देखिए हर शहरों में, अब शहर बढ़ते जा रहे हैं तो आसपास का जो जंगली क्षेत्र है वो काटा जा रहा है, वहां पर कॉलोनियां बनाई जा रही है, लोग रहने लग रहे हैं। ठीक है, सड़कें निकाल दी गई हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपने उन जंगली जीवों का आवास कम कर दिया। हम आए दिन सुनते हैं, कई बार आप देखो आजकल शहरों में आ जाता है कि सब शहर में तेंदुआ आ गया, घरों में घुस गया। ठीक है, तेंदुए और भी जंगली जानवर आजकल शहरों में, घरों में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये क्यों हो रहा है। ये है आवास संकीर्णता का, ये आवास कम होने का उदाहरण। हम कहते हैं साहब तेंदुआ घर में घुसा है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तेंदुए के घर में घुसे हैं, ये जंगल था और वो उनका घर था, लेकिन हमने उनको काट करके अपने मकान बना लिए और अब हमें लग रहा है कि तेंदुआ, ये शेर वगैरह हमारे घर में घुस आए, गांव में घुस के आ गए। तो गांव में नहीं घुसे हैं, वो नहीं घुसे हैं, बल्कि हम उनके क्षेत्रों में जा रहे हैं, अतिक्रमण तो हम कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये ऐसी कई उदाहरण आप देखेंगे जहां दिख रहा है साहब कि इन जीवों को, जंगली जंतुओं को, उनके लिए रहने की जगह कम पड़ती जा रही, आवास छोटे होते जा रहे हैं, टुकड़े होते जा रहे हैं। मानव द्वारा फैलाया गया प्रदूषण एक और बड़ा कारण है। अब देखिए शहरों के बाहर फैक्ट्रियां लगा दी जाती हैं, उनसे खूब प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित जल निकल रहा है, हवा निकल रही है, जो गैसें वगैरह निकल रही है। तो इन सब चीजों से आसपास की पादप प्रजाति, जो पौधे, जो वनस्पति है, वो नष्ट होती है, जीव जंतु मरते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं मानव द्वारा, ये एक बहुत बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया, जो कई जातियों की विलुप्तता का कारण बनता है। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि विशाल अमेजोन वर्षावन। ठीक है, और ये इतने विशाल है कि इन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। संभवतः करोड़ों प्रजातियां निवास करती है यहाँ पर। इस वन को सोयाबीन की खेती और जानवरों के चरागाहों के लिए काट कर साफ किया गया। ठीक है, अमेजोन वहां भी यही है, एग्रीकल्चर के लिए और चरागाहों के लिए, इनके लिए काटे गए जंगल साफ किए गए हैं। ठीक है, संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है। मैंने कहा ना कि पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है जो कि जैव विविधता की कमी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, खतरा उत्पन्न हो रहा है। मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए, वे प्रवासी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो पहला कारण है वो है आवास का नष्ट होना, उसके खंडित हो जाना। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से जैव विविधता विलुप्त होती है। कई ऐसे जो प्रमुख जंगल हैं, जंगली आवास हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र में कई जातियों की उत्पत्ति हुई है, वो वहाँ का वो जंगली क्षेत्र है। लेकिन अब लोग वहाँ घूमने जाने के चक्कर में वहाँ जाते हैं और काफी सारे पौधे, कई सारे जीव जंतु नष्ट भी होते हैं। वहाँ धीरे धीरे मानव का अतिक्रमण वहाँ भी बढ़ रहा है। तो हर जगह प्राकृतिक आवासों में मानव के इन अतिक्रमण की वजह से आवास नष्ट हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आवास खंडित हो गए हैं, जिससे कि जीव जंतु और पौधों की जातियों में काफी खतरा उत्पन्न हुआ और बहुत सी विलुप्त भी हुई है। ठीक है, तो ये तो एक कारण रहा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा रहा अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से अत्यधिक उपयोग किया गया है, ये भी विलुप्तता का एक कारण है। ठीक है, हम और मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति प्रदत्त इन कई पौधे जंतुओं से करता है। लेकिन हमारी जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार अगर हम प्रकृति के संसाधन काम में लें तब तक तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता जब लालच में बदल जाए, when need become greed, तो दिक्कत है। मानव ने अपने लालची स्वभाव की वजह से प्रकृति का, वनों का, जीव जंतुओं का इतना अत्यधिक दोहन किया है कि कई जीव जंतु इसमें समाप्ति हो गए हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। ठीक है, मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब वही मैं जो आपको बताया था आवश्यकता लालच में बदल जाती है,
तब यहाँ प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन शुरू होता है। ठीक है, मानव द्वारा अति दोहन से आप देखिए एक आंकड़ा देखिए, पिछले 500 वर्षों में बहुत सी प्रजातियां, एक दो उदाहरण देखिए, बाकी तो नाम मैं आगे बताऊंगा। स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर। ये स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर तो जानते होंगे, ये वो कबूतर हैं जिनको रास्ता ध्यान रहता है और ये पुराने समय में संदेशों के आवागमन, मतलब एक तरह से पोस्टमैन की तरह काम करते थे, संदेश को भेजने में काम आते थे। अब ये बहुत विलुप्त से हो गए, बहुत कम बचे हैं। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे स्वच्छ जलों में और समुद्रों में मछलियों का शिकार होता है। अब इतनी बड़ी भारी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है, हजारों हजारों टन मछलियां एक साथ निकाली जाती हैं, तो बहुत सारी मछलियों की जातियां समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, इतना ज्यादा शिकार किया जा रहा है कि वो उनकी जातियां विलुप्त होने लग गई हैं। तो मछलियों की संख्या हो या शिकार के कारण और भी कई प्रकार की प्रजातियां खतरे में हैं। ठीक है, तो जहां मानव अपने अतिक्रमण और अपने कार्यों की वजह से प्राकृतिक आवासों को कम करता जा रहा है, उनको खंडित करता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वो अपनी आवश्यकता के लिए और बल्कि अपने लालच के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी कर रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जिससे कि जो जैव विविधता है वो खतरे में पड़ती है और कई जातियां बहुत तीव्र गति से विलुप्त होती जा रही हैं। और देखिए कारण, अगर हम आगे देखें तो अगला आता है विदेशी जातियों का आगमन। मतलब आगमन से यहाँ ये है, देखिए हर जीव जाति का अपना एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, वो कहाँ वो वहीं पाई जाती है। लेकिन मानव कई बार क्या करता है, कहीं और की जाति को, कहीं और के पौधे और जंतु को किसी और आवास में ला करके लगा देता है। ठीक है, जब इस तरह से कोई बाहरी जाति का प्रवेश हो जाता है तो कई बार ये बाहरी जाति वहां पर इतना ज्यादा विकसित होने लगती है कि उस जगह की जो ओरिजिनल जातियां थी, ओरिजिनल जीव जंतु थे, वो नष्ट होने लगते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर मानव ने बिना सोचे समझे इधर से उधर पौधों का स्थानांतरण किया, जंतुओं का स्थानांतरण किया। इन पौधों और इन जंतुओं ने वहां आकर के अत्यधिक वृद्धि करी और जो वहां के मूल पौधे थे, मूल जो जंतु थे उस आवास के, वो नष्ट होने लगे उनकी वजह से। तो ये कहलाता है विदेशी जाति। विदेशी का मतलब यहाँ पर क्या है कि दूसरे किसी आवास से जो है जीव जंतु ला करके बसाए जाए। ये चीजें जो है प्राकृतिक रूप से ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर जीव जंतु स्वयं चल के आ रहे हैं, वो धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं। मानव द्वारा बसाने में ये काम बहुत तीव्र गति से होता है और उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे मानव में अच्छी किस्म के गेहूं आए, गेहूं लाए गए, लेकिन ध्यान रख करके नहीं लाए गए और गेहूं के साथ में कुछ ऐसे खरपतवार आ गई जो आज मानव के लिए भारत में बड़ी सरदर्द बनी हुई। चाहे हम उसको कहते हैं पार्थेनियम, जिसको सामान्य भाषा में कांग्रेस ग्रास कहते हैं। ठीक है, एक और पौधा है लेंटेना। ये पौधे जो है ये खरपतवार खेतों में खूब उग रहे, उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है और बंजर भूमि होती जा रही है इनकी वजह से। और ये गेहूं की अच्छी किस्मों के साथ गलती से आ गए। ऐसे ही कई और जीव जंतु हमारे यहाँ पर झीलों में आज जलकुंभी की बड़ी समस्या है। झीलों में जलकुंभी रातों रात इतनी फैल जाती कि पूरी झीलें सूखा देता है। और जलकुंभी जबकि भारत में मिलती ही नहीं थी, अंग्रेजों ने इसे थोड़ा बहुत ला करके यहाँ की झीलों में डाला था। उन्होंने ला करके डाला इसको, क्योंकि इसके पुष्प थोड़ा ठीक लगते हैं, तो इन्होंने सोचा थोड़ी जलकुंभी डाल देते हैं तो यहाँ पर जो है झीलों की सुंदरता बनी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे इतनी फैलने लगी कि अब ये ज्यादा संकट हो गया। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां मानव ने बिना सोचे समझे जीवों का जब इधर से उधर स्थानांतरण किया, तो इससे वहां के जो मूल जो जीव जंतु हैं उनकी जातियां खतरे में पड़ी हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं विदेशी जातियों का आक्रमण, एलियन स्पीशीज इन्वेशन। ठीक है, जब बाहरी प्रजातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों की कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। ठीक है, बाहर से आने वाले जो है वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं कई बार। जैसे एक उदाहरण देखिए, नील नदी का बड़ा अच्छा उदाहरण, ये पूछा भी जाता है, ये एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी के ही हैं। नील नदी की मछली नाइल पर्च, नाम ध्यान रखिएगा क्या है, नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया। ठीक है, नील नदी की मछली है नाइल पर्च, इसको पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया। तब झील में रहने वाली पारिस्थितिकी रूप से बेजोड़ सिचलिड, जो इनकी झील में पाई जाने वाली ये जो मछली है, सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। मतलब नील नदी की नाइल पर्च मछली को जब पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तो विक्टोरिया झील में जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जो मछली है, जिसको हम कहते हैं सिचलिड, सिचलिड की करीब 200 से अधिक जातियां इस नाइल पर्च की वजह से नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। उसने आकर के इनको खत्म कर दिया। तो ये विलुप्तता देखिए इस तरह से होती कि एक जीव हमने ला के डाला और उसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय जो जीव थे वो नष्ट होते जा रहे हैं। और भी उदाहरण है,
और मैंने जैसे आपको पौधों का उदाहरण बताया था, इसी प्रकार से गाजर घास, ये गाजर घास पार्थेनियम है जिसको कांग्रेस ग्रास, गाजर घास भी कहते हैं। यह एक पौधा है लेंटेना और जलकुंभी, तीनों नाम मैंने बताए थे। ठीक है, ये जैसे जो है ये खरपतवार प्रजातियां हैं और ये पर्यावरण इससे काफी क्षति हुई है। ये हमारी देशज प्रजातियों के लिए भी खतरा है, जो भारत के अंदर यूं समझिए गलती से स्थानांतरित हुई है, गलती से आई है। मतलब जब स्थानांतरण या यूं कहें कि गेहूं को लाया गया तो ध्यान से नहीं लाया गया और कई दूसरे खरपतवार भी उसके साथ आ गए। ठीक है, और अगर उदाहरण देखें तो मत्स्य पालन के उद्देश्य से देखिए, अफ्रीकन कैटफिश कैलेरियस गेरीपाइनस, ये एक अफ्रीकन कैटफिश है कैलेरियस गेरीपाइनस, इसको जो है हमारी नदियों में डाला गया मछली पालन के लिए। ये अफ्रीकन मछली है कैटफिश, इसको डाला गया। लेकिन इस मछली ने आकर के हमारी नदियों में मिलने वाली जो यहाँ की जो जाति है कैटफिश हमारे यहाँ भी मिलती है, वो अलग प्रजाति है, जो ला के डाली गई वो अलग है। तो इसने आकर के उन मछलियों की संख्या कम कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ देखिए, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की जो मूल अशल्कमीन कैटफिश प्रजातियां हैं, इनके लिए खतरा पैदा होगी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कई उदाहरण हैं कि मानव द्वारा जब जीवों का इधर से उधर आदान प्रदान किया गया तो इसकी वजह से भी उन आवासों की जो ओरिजिनल जो उनकी स्थानीय जातियां हैं वो इन बाहरी जातियों की वजह से कई बार नष्ट हो गई, उन पर खतरा हो रहा है, वो विलुप्त होने वाली है। तो ये एक बाहरी जातियों का निवेशन, एक ये भी कारण है। फिर एक चौथा कारण है सहविलुप्तता। सहविलुप्तता को समझने से पहले हमें सहविकास समझना चाहिए, को इवोल्यूशन, तब हम को एक्सटेंशन समझ पाएंगे। प्रकृति में देखिए क्या होता है, जब विकास होता है, नई जातियों की उत्पत्ति और विकास होता है तो वो कई बार समानांतर होता है। पौधे भी विकसित हो रहे हैं, पौधों में भी इवोल्यूशन चल रहा है, तो उन पर निर्भर करने वाले जीव जंतुओं में भी हो रहा है। और कई सारे पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधे जंतुओं को भोजन प्रदान कर रहे हैं तो जंतु पौधों को परागण कर रहे हैं, बीज का प्रकीर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये समानांतर विकास होता है, पैरेलल इवोल्यूशन होता है। इसके बेहतरीन उदाहरण है परागण में काम आने वाले कीटों का विकास और पौधों की जातियों का विकास। पौधे अपने परागण के लिए कई प्रकार के कीटों पर निर्भर करते हैं, कीटों को पौधे से भोजन मिल जाता है। तो ये दोनों पैरेलल वे में परिवर्तन भी हो रहा है, इनमें इवोल्यूशन भी हो रहा है। अब इनमें से अगर कोई एक, या तो पौधे नष्ट हो रहे हैं तो कीट भी अपने आप नष्ट हो जाएंगे, पौधों की कोई जाति विलुप्त हो रही है तो कीटों की जाति जो उन पर निर्भर थी वो भी विलुप्त हो जाएंगी। तो ये एक तरह का सह एक्सटिंक्शन है कि एक के मरने की वजह से या एक के विलुप्त होने की वजह से उस पर निर्भर कई और जातियां भी विलुप्त होने लगती है। ठीक है, जैसे मधुमक्खियों की बात करें तो पौधों में करीब 80% से ज्यादा परागण मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। मधुमक्खियों की सैकड़ों प्रजातियां अब तक हम नष्ट कर चुके हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। और ये माना जाता है कि अगर मधुमक्खियां जिस गति से मधुमक्खियों की जातियां विलुप्त हो रही हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो न केवल मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएंगी बल्कि कई सारे पौधों की कई अच्छे फल, ठीक है, कई अच्छे फल हैं, पौधे हैं, फसलें हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनके परागण के लिए मधुमक्खियां जिम्मेदार है। और जिस दिन मधुमक्खियां ही नहीं रहेंगी तो ये पौधों का परागण नहीं होगा तो ये भी खत्म होते जाएंगे। इस तरह से जो जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, उनमें अगर एक जाति एक जीव भी विलुप्त होता है तो दूसरा स्वतः ही अपने आप कम होने लगता है और वो भी विलुप्त हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सविलुप्तता। जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। कई बार होता है कि जैसे हमारे पर भी कई परजीवी निर्भर करते हैं, तो अगर परपोषी नष्ट हो जाएगा तो परजीवी भी नष्ट होंगे। तो इस तरह का जो संबंध है, भोजन संबंध, इसकी वजह से एक जाति के विलुप्त होने का मतलब ये नहीं कि वही विलुप्त हुई है, उसकी विलुप्तता कई और जातियों को भी प्रभावित करेगी और उनमें से कई और भी विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण विकसित, जैसे परागणकारी जो सौकारिता म्यूचुअलिज्म होता है, जहां कीट जो है पौधों का परागण कर रहे हैं। वही मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अगर एक पौधे की प्रजाति विलुप्त होती है तो ये कीट की प्रजाति को भी विलुप्त कर देगा। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए मैंने यहाँ पर आपको 4 अलग अलग प्रकार के कारण बताए विलुप्तता के। पहला कारण क्या हुआ, आवास नष्ट होना, आवास खंडित होना। दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण जो है हमने बाहरी जातियां, विदेशी जातियों का आगमन। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो है क्या क्या बताया आपने, तीसरा कारण हो गया को एक्सटिंक्शन, सविलुप्तता। और इस बीच में एक कारण और था हमारा अतिदोहन। ठीक है, तो आवास का नष्ट होना,
अति दोहन लगभग मिलता जुलता कारण है। कई बार अति दोहन की वजह से भी हम आवास नष्ट कर रहे हैं, या हमारे अपने विकासीय कार्यों के लिए भी हम आवास नष्ट कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, खंडित होना, अति दोहन या ओवर एक्सप्लॉइटेशन, नई जातियों का निवेशन और सह विलुप्तता, ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जैव विविधता में कमी आती है, जैव विविधता नष्ट होने लगती है। वैसे एक चीज देखिए, हम ये भी बात समझ लें कि कोई भी जाति की जब उत्पत्ति होती पृथ्वी पर विकासीय क्रम में, तो ऐसा नहीं है कि वो स्पीशीज, वो जाति जो है अब हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं होता। एक जाति जो नई विकसित हुई है तो वो कभी विलुप्त भी होगी। विलुप्तता एक प्राकृतिक कार्य है, क्योंकि क्या देखो, विलुप्त नहीं होंगी तो फिर नई नहीं बनेगी। एक्चुअली क्या है, पर्यावरण, वातावरण बदलता जा रहा है और जिस तरह से आसपास की परिस्थितियां बदल रही है तो उस हिसाब से उन जातियों को भी बदलना होता है। अगर वो बदल पाते हैं तो वो चलती रहती हैं, नहीं बदल पाते हैं तो धीरे धीरे वो हट जाती हैं, बाहर हो जाती है, उसी को विलुप्तता कहते हैं। प्राकृतिक रूप से भी जातियां विलुप्त होती हैं, लेकिन प्राकृतिक विलुप्तता की दर इतनी कम है कि उसका खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मानव के क्रियाकलापों की वजह से हमने विलुप्तता की दर को बहुत कई गुना बढ़ा दिया है और वहां फिर जैव विविधता की हानि और या नुकसान ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि जाति विलोपन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, कि जो जातियां विलुप्त होती हैं वो कैसे और कितने तरह की होती है। तो ये ध्यान रखिए, इसके हम 3 कारण बता सकते हैं, 3 प्रकार होते हैं। विलोपन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, मतलब एक नेचुरल प्रक्रिया है। जातियों का विलुप्त होना एक नेचुरल कार्य भी है, ठीक है। और दीर्घ भौगोलिक इतिहास में कई प्रजातियां विलुप्त हुई और कई नई प्रजातियां विकसित भी हुई। भाई ये तो अगर हम देखें तो लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी पर कई जातियां बनी और विलुप्त भी हो गई, फिर नई आ गई। अब किसी जमाने में डायनासोर रहा करते थे, फिर वो हटे तो अब स्तनधारियों का साम्राज्य आ गया और आज मानव तक पहुंच गए। अगर वो डायनासोर नहीं हटे होते तो मानव तक नहीं आते हम। पौधों में भी यही है, कभी जिम्नोस्पर्म खूब होते थे, उसके बाद एंजियोस्पर्म आ गए हैं आज। तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक कार्य है। पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरणीय परिस्थितियां बदल रही हैं, तो जातियों में भी बदलाव आता है, पुरानी विलुप्त होती है, नई भी विकसित होती है। लेकिन ये अगर ये सब प्राकृतिक दर पर अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मानव इन चीजों को बहुत बढ़ा देता है और वहां समस्या आती है। जैसे विलोपन कुल मिलाकर 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक्सटिंक्शन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला नैसर्गिक यानी कि नेचुरल एक्सटिंक्शन, ये नेचुरल है, जो मैं आपको बता रहा था। पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण कुछ प्रजातियां अदृश्य हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और अन्य जो बदली हुई दशाओं के लिए अधिक अनुकूलित होती है उनका स्थान ले लेती है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है तो जो प्रजातियां उनमें सही ढंग से नहीं रह पाती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और जो वहां अनुकूलित हो जाती है और रहने लग जाती है वो बढ़ती रहती है। तभी तो कहते हैं ना, वक्त के साथ चलना चाहिए। जो अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों में बदल लेता है वो सफल रहता है, वो जीवित रहता है। जो बदल नहीं पाते वो अलग थलग पड़ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये प्राकृतिक कारण, और इसलिए भी कई जातियां हटती हैं, पुरानी नई भी आती रहती हैं। ठीक है, प्रजातियों का यह ह्रास जो भूगर्भिक इतिहास में अत्यंत धीमी दर से हुआ, ये बहुत ही स्लो गति से होता है। ठीक है, इसे हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही धीमी गति से होता है और इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं, इसलिए ये विलोपन कभी हानिकारक नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी 2 विलोपन और हैं। नेक्स्ट जो है अगला, वो है समूह विलोपन, मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन क्या है? ये कभी कभार होता है। पृथ्वी का अगर हम पूरा भूगर्भीय इतिहास देखें तो कभी कभी पृथ्वी पर इस तरह की प्रलय आई है, जिसको हम प्रलय कहते हैं। उस प्रलय में वहां के जीव जंतु जातियां जो है पूरी समूह में खत्म हो गई। ऐसा हालांकि कभी कभार लाखों करोड़ों साल में एक बार होता है, लेकिन इसको मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, समूह विलोपन। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में ऐसे अनेक समय रहे जब प्रजातियों की एक बड़ी संख्या प्राकृतिक विपदाओं और आपदाओं के कारण विलुप्त हो गई। ठीक है, ऐसे मास एक्सटिंक्शन हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि अब तक ऐसा 5 बार हो चुका है। हम कई बार पौराणिक कथाओं में भी पढ़ते हैं कि सब पूरी पृथ्वी खत्म हो गई, सारे जीव जंतु खत्म हो गए, फिर नए सिरे से जीवन चालू हुआ। तो मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये कि कई बार पृथ्वी पर ऐसी प्रलय आई है जिसकी वजह से बड़ी भारी मात्रा में जीव जंतु नष्ट भी हुए। ऐसा कभी कभार लाखों करोड़ साल में होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्राकृतिक कारण, लेकिन बहुत विरल रूप से होता है। तीसरा अंतिम कारण है मानवोद्भवी कारक, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। ठीक है, मानवोद्भव मतलब मानव द्वारा किए गए कार्यों की वजह से होने वाली विलुप्तता,
और ये आजकल सबसे ज्यादा है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, मानव क्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह से बड़ी संख्या में प्रजातियां अदृश्य हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। भूगर्भीय अतीत के समूह विलोपन की तुलना में मानव जनित विलोपन जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है और उस क्षय को दिखाता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये बहुत कम समय में हो रहा है। मानव ने जिस तरह से जातियों की विलुप्तता के लिए जिम्मेदार है और मानव जिस तरह से कार्य कर रहा है, ये जो है ये इतना तीव्र गति से हो रहा है कि इतनी तीव्र गति से न तो नेचुरल एक्सटिंक्शन हुआ है न मास एक्सटिंक्शन हुआ है। तो ये माना जाता है कि प्राकृतिक दर से जो विलोपन होता है वो अत्यंत धीमा है, उसका पता भी नहीं चलता। और समूह विलोपन कभी कभार लाखों करोड़ों साल में होता है। बाकी जिस तरह से मानव की गतिविधियों की वजह से जो एक्सटेंशन हो रहा है और जितने कम समय में ये हो रहा है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है और यही जो है आज की तारीख में जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण भी है। ठीक है, तो 3 प्रकार की विलुप्तताएं होती हैं, 3 प्रकार का विलोपन है। प्राकृतिक रूप से होने वाला नेचुरल एक्सटिंक्शन जो बहुत धीमा चलता है और ये सतत प्रक्रिया है। फिर कभी कभार पृथ्वी पर आने वाली बड़ी बड़ी आपदाओं की वजह से समूह विलोपन होते हैं और ये भी अत्यंत विरल, मानव के पृथ्वी के करोड़ों सालों के इतिहास में 4-5 बार ऐसा हुआ है। और तीसरा जो कारण है मानव द्वारा होने वाला ये विलुप्तता, मानव द्वारा होने वाला विलोपन, ये मास एक्सटिंक्शन, ह्यूमन एक्सटिंक्शन जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही कम समय में मानव ने कई जातियां मानव के कार्यों की वजह से विलुप्त हो चुकी। ठीक है, आज जो हम जैव विविधता की क्षति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं वो इसी मानव जनित एक्सटिंक्शन की वजह से ही है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कारण 4 कारण हो गए। ठीक है, क्या क्या हो गए? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बाहरी जातियों का निवेशन और को एक्सटिंक्शन। और एक्सटिंक्शन के मैंने आपको 3 प्रकार बताए। वैसे एक चीज देखिएगा, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। ठीक है, हर जाति जो पृथ्वी पर बनी है कभी न कभी तो विलुप्त होगी। मानव पर भी ये लागू है। ठीक है, सबका एक समय होता है, विलुप्त सभी होंगी और जब पुरानी विलुप्त होंगी तभी नई आएंगी। तो ये तो एक प्राकृतिक चक्र है। ठीक है, लेकिन विलुप्तता की दर, विलुप्तता के प्रति संवेदनशीलता अलग अलग जातियों की अलग अलग है। कई जीव जंतु जो हैं विलुप्तता और अदृश्य होने के खतरा उनको ज्यादा है, उनके कई कारण हैं उसके पीछे। कुछ जातियां जो है ज्यादा संवेदनशील हैं, वो जल्दी विलुप्त हो सकती हैं, कुछ आराम से रह जाती हैं, प्रतिरोधी भी होती हैं। तो यहाँ हम ये भी देखें कि आखिर विलुप्तता के प्रति सुग्राहिता या संवेदनशीलता किस वजह से है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ जीव जो हैं शरीर में बहुत बड़े हैं, उनको बहुत भोजन चाहिए, तो ये उनके लिए एक मुश्किल है। ऐसे में उनके विलुप्त होने का कारण बढ़ेगा अगर भोजन कम होता गया तो। ठीक है, कई एक निर्धारित प्रकार के आवास में रहते हैं, उसके अलावा दूसरी जगह रह नहीं पाते हैं। अब वो आवास मान लो नष्ट हुआ तो वो दूसरी जगह रह नहीं पा रहे, विलुप्त हो जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर जीव जाति जो है उसका रहने का, खाने का तरीका क्या है, वो जितना संकीर्ण होगा उसकी विलुप्तता के चांस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अन्यथा अगर भोजन विविधता अच्छी हो, हर कहीं रह सकने वाला हो, तो वो जो है विलुप्त नहीं होते फिर, और धीरे धीरे जो है वो बल्कि और बढ़ते ही हैं। ठीक है, जैसे विलुप्तता के प्रति सुग्राहिता की बात करें अगर हम, तो कुछ एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि विलोपन किसका जल्दी होगा, ससेप्टिबिलिटी, संवेदनशीलता किसकी ज्यादा रहेगी। विलोपन के प्रति विशेष रूप से सुग्राह्य प्रजातियों के लक्षण क्या क्या हैं। जैसे एक तो विशालकाय शरीर होना, जैसे बाघ, सिंह, हाथी, ये बड़े जो जीव होते हैं, हाथी हैं, गेंडे हैं, ठीक है, और बाघ और सिंह को भी ले सकते हो, क्योंकि ये वृहद जीव हैं, इनको भोजन की आवश्यकता ज्यादा रहती है और यही उनके लिए सीमाकारी हो जाता है। कई बार भोजन पर्याप्त नहीं मिलने पर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दूसरा है छोटा समिष्ट अमाप एवं कम प्रजनन दर। फिर वो जीव जंतु जल्दी विलुप्त होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है, छोटा समिष्ट। ठीक है, छोटा समिष्टि, छोटा पॉपुलेशन साइज है और उनकी प्रजनन दर धीमी है, कि अत्यंत धीमी गति से प्रजनन करते हैं, कई सालों में एक बच्चे का जन्म दे रहे। तो जब प्रजनन दर धीमी होगी तो उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि ब्लू व्हेल जो है, व्हेल है, पांडा है, इनकी विलुप्तता का कारण यही है कि इनकी प्रजनन दर बहुत धीमी है। ठीक है, तीसरी चीज है खाद्य कड़ी में उच्च पोषण स्तर पर भोजन। देखिए, हम इकोसिस्टम में भी पढ़ते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ठीक है, जैसे पौधे उत्पादक हैं, उसके बाद में फिर उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, कार्निवोर होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर। तो जो है खाद्य श्रृंखला में
उच्च स्तर पर होता है, जो कि नॉर्मली मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर होता है सबसे ऊपर है क्योंकि वो सबको खा लेता है, तो जो ट्रॉपिक लेवल पर ऊपर के स्तर पर होते हैं उनको दिक्कत सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे बाघ हुए, चील हुए, ये जो हैं ये दरअसल खाद्य कड़ी में बहुत ऊपर स्तर या अंतिम स्तर पर होते हैं और इसलिए इनमें कई बार इनके भोजन को लेकर के दिक्कत आती है और ये विलुप्त होने का कारण भी यही रहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है स्थिर प्रजनन पथ एवं आवास। जैसे कुछ जातियां एक निर्धारित आवास में रहती हैं और प्रजनन पथ का मतलब है वो एक निर्धारित समय प्रजनन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जैसे भारत में राजस्थान में साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। ठीक है, वेल मछली के लिए कहा जाता है, बहुत लिमिटेड जगहों पर मिलती हैं। वेल हुई, हुपिंग सारस, ये हुपिंग सारस वही है जो हमारे यहाँ आते हैं साइबेरियन। ठीक है, तो जो एक माइग्रेशन के थ्रू कहीं एक जगह जा रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं प्रजनन के लिए, इस तरह का उनका रूट है या बहुत निर्धारित आवास है, तो आवास की और ये रूट की जो बाध्यताएं हैं ये इनको कम कर देती है, इसमें इनके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर आगे तो वही वाला पार्ट है वापस वितरण का स्थानीयकृत एवं संकीर्ण परिसर। मतलब जो जीव जंतु जो है एक बहुत ही संकीर्ण एरिया में ही पाए जाते हैं, आवास लिमिटेड होता है, वो हमेशा विलुप्तता की उनकी संभावना ज्यादा रहती है। तो ये जो मैंने 4-5 कारण बताए हैं, हम जब ये देखते हैं कि कोई जीव जंतु विलुप्त क्यों होता है या विलुप्तता के प्रति संवेदनशीलता कैसे बढ़ती है, तो विलोपन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती कई कारणों से। उनमें भोजन एक कारण हो सकता है, कोई जीवों का स्वभाव अपना एक कारण हो सकता है, उनका आवास एक कारण हो सकता है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। और ऐसे जीव जंतु जो हैं विलुप्तता के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं और हमने देखा है कि जो आज जातियां विलुप्तता का सामना कर रही है या जो विलुप्तता की ओर अग्रसर हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो रही हैं, उनमें ज्यादातर इसी प्रकार की जातियां हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कारण समझ में आने चाहिए कि किन किन कारणों से होता है। इन पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए मैंने आपको वही समझाए हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का हो चाहे और जो एग्जाम्पल हैं, 4 कारण आपको बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बताए गए हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस के अलावा जो विलोपन जो एक्सटिंक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, कौन से जीव एक्सटिंक्शन को लेकर ज्यादा संवेदनशील है, उनके लक्षण मैंने आपको अंत में बताए। ठीक है, तो ये तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात हुई। अब इन लॉस को आजकल हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, कौन सी जातियां ज्यादा संवेदनशील है, कौन जल्दी विलुप्त होने वाली है, किसका संरक्षण करना है, किसका ध्यान देना है, इसको लेकर के भी हमारे द्वारा अब प्रयास किए जा रहा है। क्योंकि अब धीरे धीरे हमें जागरूकता आ रही है कि बायोडाइवर्सिटी जो है जरूरी है और उसको बचाना भी जरूरी है। जैव विविधता के विलुप्तता के कारणों को समझने के बाद क्यों बेसिकली लॉस हो रहा है, जैव विविधता किस तरह से विलुप्त होती जा रही है, उनके कारणों को समझने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि उन कारणों को समझने के साथ साथ कौन कौन से जीव जंतु जातियां विलुप्त होती जा रही है उनका बाकायदा लिस्ट बनाई जाए और उनके संरक्षण पर काम किया जाए। इस संबंध में विश्व में एक अग्रणी संस्था है IUCN, जिसका नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर इस संबंध में कार्य कर रहा है। IUCN का कार्य रहता है कि पूरे विश्व में ऐसे कौन कौन से जंतु और पौधों की जातियां हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, उनकी पहचान करना, उनके लिस्ट तैयार करना, जागरूकता फैलाना और उनको बचाने के प्रयास करना, ये सारे उनके काम रहते हैं। और इसके लिए वो हर वर्ष, ठीक है, ये एक रेड लिस्ट प्रकाशित करते हैं जिसको हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं। रेड कलर इसलिए दिया है क्योंकि वो खतरे का निशान है, कभी विलुप्त होने वाले हैं, और रेड लिस्ट इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं निकट भविष्य में या अभी तुरंत, उनको लिया जाता है। ठीक है, ये जो कार्य किया जाता है बेसिकली ये सिर्फ एक जागरूकता के उद्देश्य से है कि हमें पता रहे कि कौन कौन सी जातियां खत्म होने वाली। अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर IUCN का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अब हम IUCN के बारे में समझे कि जो हमने आपको बताया कि जैव विविधता की विलुप्तता के कारण क्या है, ये सब चीजें समझने के बाद हम ये देखें कि विलुप्त अगर हो रहे हैं तो हम अब क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें IUCN का एक बड़ा कार्य है। IUCN जिसका पूरा नाम जो होता है, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। अब आजकल इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे अब हम विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, IUCN को ही अब हम वर्ल्ड कंजर्वेशन संघ यूनियन भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये लाल सूची का प्रकाशन करवाता है। IUCN एक रेड लिस्ट का प्रकाशन करवाता है
जिसका प्रारंभ 1963 से हुआ है। ठीक है, यह एक ऐसे वर्गों की सूची है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ये जो लिस्ट होती है ऐसे जीव जातियों की सूची है जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो IUCN, जिसे कि अब हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं, 1963 से एक रेड लिस्ट प्रकाशित करता आ रहा है, जिसमें वो ये बताता है कि कौन कौन से जंतु, कौन कौन से पौधे, कौन कौन सी जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं। ठीक है, इससे कम से कम हमें यह पता चलता है कि हमें किसका संरक्षण करना चाहिए, किसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लाल सूची जो बनाई जाती है, रेड लिस्ट, उसके क्या फायदे हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि उसके कई फायदे हैं। देखिए, इनके फायदों में सबसे पहली चीज है संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। हमें लोगों को बताना भी पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि कौन से जीव संकटग्रस्त हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं। तो जब हमारे पास लिस्ट होगी तो हम बता पाएंगे। तो रेड लिस्ट प्रकाशन करने का एक फायदा है जागरूकता से। दूसरा क्या है, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान करना व उनका अभिलेखन करना। अब कौन कौन से संकटग्रस्त जातियां, उनकी पहचान करके उसकी लिस्ट तैयार करके उसके संरक्षण के लिए कार्य करना। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास की लिखित सूची तैयार करना, वही एक पूरी लिस्ट तैयार करना। स्थानीय स्तर पर संरक्षण की प्राथमिकताओं को परिभाषित करना तथा संरक्षण कार्यों को निर्देशित करना। जब हमें हमारी ये लिस्ट तैयार हो जाएगी कि कौन कौन से जीव जंतु जो हैं संकटग्रस्त हैं, तो हमारे अंदर भी जागरूकता आएगी, उनको संरक्षण के लिए भी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। किस जगह पर कौन सा जीव संकटग्रस्त है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर जो जातियां संकटग्रस्त है, उसकी बाकायदा लिस्ट बनाना, उसकी जागरूकता और उसके संरक्षण के लिए कार्य करना। रेड लिस्ट छापने के पीछे का उद्देश्य यही है। तो IUCN एक बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहा है। IUCN ये विश्व की एक कॉमन संस्था है जो UN के अंतर्गत बनाई गई है और इसका कार्य है जैव विविधता का संरक्षण। नाम ये देखिए, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, IUCN। और उसी को अब विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य, मतलब कहीं ना कहीं मानव को यह एहसास जरूर हुआ कि हमारे द्वारा अनियंत्रित इस्तेमाल से और हमारे क्रियाकलापों की वजह से प्रकृति नष्ट हो रही है। प्रकृति के कई जातियां विलुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त होने वाली हैं। अगर इन्हें समय पर नहीं बचाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे अब ये जागरूकता हम में आई है और इसी संदर्भ में काम भी किया जा रहा है। IUCN लगा हुआ है, वो हर बार हमें ये बताता है कि भाई इतनी जातियां जो हैं ये विलुप्त होने वाली हैं या जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो अब हम उनको बचाने का प्रयास करें। कई अच्छे जीव जंतु हैं और इस प्रयासों से फायदा भी हुआ है और कई ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त थी, अब वो संकटग्रस्त रेड लिस्ट सूची से बाहर भी हो गई। देखिए, इसमें यह कि सूची के अंदर उनको रखा जाता है जो संकटग्रस्त है, जो विलुप्त होने वाली। अगर उनका संरक्षण हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो फिर इस लिस्ट से उसको हटा देते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या, इस लिस्ट के अंदर इन्होंने 8 कैटेगरी बनाई है। बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है, कम है, क्या है, इस तरह से जीवों को और जातियों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। लाल सूची प्रणाली के अनुसार संकटग्रस्त जो जातियां हैं, जो विलुप्त होने वाली जातियां हैं, उनको हमने 8 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ये जो 8 श्रेणियां हैं, देखिए ये कौन कौन सी हैं। इनमें क्या है, इनकी विलुप्तता का जो खतरा जिस तरह से जो सबसे ज्यादा खतरे में है और जो कम है, उसी श्रेणी में इनको बनाया गया। हम इन श्रेणियों को समझे तो सबसे पहली श्रेणी जो है वो है विलुप्त, यानी कि एक्सटिंक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो जातियां हैं, ये वो लिस्ट है जो जातियां पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये तो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं, तो इसकी सबसे पहली लिस्ट बनती है। यहाँ साफ साफ है कि अंतिम सदस्य की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई हो। जब हमें इस तरह का कोई डाउट नहीं रहे कि भाई इस जाति का जो लास्ट मेंबर था, जो लास्ट सदस्य था, वो भी मर चुका है और ये जाति पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त हो चुकी है, वो सबसे पहली कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट, विलुप्त होना। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, वन्य रूप से विलुप्त। वन्य रूप से विलुप्त का मतलब क्या है कि ये जाति के जीव जीवित हैं, लेकिन हर जाति का अपना एक क्षेत्र होता है जहां उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां वो जंगली रूप में पाई जाती है, उसको वाइल्ड एरिया कहते हैं। हर जाति की उत्पत्ति जहां हुई है उस क्षेत्र को उसका वाइल्ड एरिया कहते हैं। और कई बार कुछ जाति ऐसी जो अपने उत्पत्ति क्षेत्र, अपना जो उनका वाइल्ड जंगली एरिया, वहां से वो खत्म हो जाती है। हालांकि वो मानव के प्रयासों से और जगह बची हुई है, लेकिन जिस जगह वो ओरिजिनली मिलती है वहां से वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, निश्चित आवाज से पूर्ण रूप से उनका जो एक निश्चित आवाज, जो प्राकृतिक आवाज था, वहां से वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जैसे एक पौधा है गिंगो बाइलोबा, जो हिमालयन क्षेत्र में मिलता है, तो हिमालयन क्षेत्र जो है उसका एक्चुअल आवास है,
लेकिन ये वहां से समाप्त हो चुका है, लेकिन ये पौधा दिखने में बहुत खूबसूरत है, तो मानव द्वारा इसको विभिन्न प्रकार के गार्डन में, घरों में लगाया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरह के गार्डन में पूरे विश्व में, घरों में, गार्डन में वहां बचा हुआ है, लेकिन अपने ओरिजिनल जो आवास है वहां से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर कोई जीव अपने वाइल्ड क्षेत्र से, अपने आवास से समाप्त हो जाता है तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है और वो कभी भी विलुप्त हो सकता है। वो विलुप्तता में सबसे ऊपर स्तर पर आता है, इसलिए एक्सटिंक्टेड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये लिस्ट में उन नाम आते हैं जो बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं और उनके विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, उच्च जोखिम की वजह से ये एक आवास में विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये क्रिटिकल जो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड हैं उनको लेंगे। उसके बाद में एंडेंजर्ड आते हैं नष्ट होने योग्य, अगली जो चौथी कैटेगरी है, जो इन क्रिटिकली एंडेंजर से थोड़ा सा कम खतरा है उनको लेते हैं। ठीक है, ये भविष्य में इनके विलुप्त होने के कगार पर ही हो सकते हैं, तो वो आ जाता है एंडेंजर। मतलब अब ये जो कैटेगरी है ये उनके विलुप्तता के जोखिम के आधार पर है कि जोखिम कहाँ ज्यादा और कहाँ कम है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड को विलुप्त होने का सबसे ज्यादा जोखिम है, एंडेंजर्ड जो है उसको थोड़ा कम जोखिम है। उसके बाद आते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि नाजुक। नाजुक का मतलब ये है कि आने वाले समय में इनके नष्ट होने की संभावना है, जिस प्रकार से इनका उपयोग हो रहा है, जो भी है, तो ये वल्नरेबल है। मतलब ये भी नाजुक स्थिति पर है कि ये आगे जाकर भविष्य में कभी भी नष्ट हो सकते हैं। उसके बाद आता है कम जोखिम, लोअर रिस्क वाले। मतलब ये जाति समाप्त होने जैसी प्रतीत हो रही है, हमें लगता है कि आने वाले समय में कहीं विलुप्त हो जाए, फिलहाल अभी उनकी ज्यादा रिस्क नहीं है, वो कम जोखिम वाली छठी कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद तो आता है डाटा डेफिशिएंट। अगर हमें किसी जाति के बारे में और उसके विलुप्त होने के बारे में पूरी आंकड़े उपलब्ध नहीं है या हमें अभी अध्ययन बाकी है, जो भी है वो इसमें आ जाता है। डाटा डेफिशिएंट जाति लुप्त के बारे में अपूर्ण अध्ययन है, पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, वो 7वें में आता है। और 8वां आता है मूल्यांकित नहीं, नॉट इवेलुएटेड। मतलब जिस जाति की विलुप्तता का कोई अध्ययन ही नहीं हुआ हो। कई जातियां ऐसी जो हमें खूब सारी दिख रही हैं, हमें नहीं लगता कि कोई विलुप्त हो रही है और उनका अध्ययन भी नहीं हुआ। जिनका अध्ययन नहीं हुआ है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि इनके क्या आंकड़े हैं, वो सारे के सारे इसमें आएंगे लास्ट में, मूल्यांकित नहीं। तो 7वीं और 8वीं कैटेगरी में तो बेसिकली अध्ययन का ही अधूरापन है। जिनमें अध्ययन अधूरा है वो 7वें में, और जिनका अध्ययन ही नहीं किया गया वो 8वें में। ठीक है, बाकी इसके अंदर 2 से लेकर के 6 तक ये जो जाते हैं, पहली जो है वो तो विलुप्ति हो चुके हैं, दूसरी जो है वो अपने आवासों में विलुप्त होकर के दूसरी जगह जीवित है। उसके बाद तीसरा जो है वो गंभीर रूप से जोखिम में है, फिर उससे कम जोखिम में एंडेंजर्ड, फिर उससे कम जोखिम वल्नरेबल, और जो सबसे कम जोखिम है वो लोअर रिस्क। इस तरह से 4-5 कैटेगरी ये है। कुल मिलाकर के रेड लिस्ट में 8 कैटेगरी में जीवों को बांटा जाता है, जातियों को बांटा जाता है, उनकी विलुप्तता के संकट के आधार पर, उनके जोखिम के आधार पर। ठीक है, तो ये कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है। इन श्रेणियों के आधार पर एक कैटेगरी बनाई जाती है संकटग्रस्त, जिस पर सबसे ज्यादा काम किया जाता है। इन श्रेणियों के आधार पर संकटग्रस्त की एक कैटेगरी बनाते हैं थ्रीटन। संकटग्रस्त शब्द का उपयोग उन प्रजातियों के संरक्षण में किया जाता है जो 3 वर्गों से संबंधित हैं। 3 वर्ग कौन कौन से थ्रीटन में कौन कौन आते हैं? एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर। ठीक है, 3 वर्ग होते हैं, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर। ठीक है, और इसके अंदर देखिए कौन कौन से आएंगे। तो एक तो आया एंडेंजर्ड, जो भी हमने आगे बताया भी था, जिन प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, यदि इन्हें विलुप्त करने वाले कारक इसी प्रकार सक्रिय रहे तो इनकी उत्तरजीविता को खतरा हो सकता है। ये कुछ स्पीशीज है जिनकी संख्या खतरे के बिंदु तक पहुंच गई है। तो एंडेंजर्ड में वो आती हैं कि ये जो हैं ये विलुप्त होने के कगार पर हैं, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो जल्दी ये विलुप्त हो जाएंगी। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, विलुप्त होने के खतरे पर आ चुकी हैं, तथा इनके आवास इतने कम हो गए कि वो विलुप्त होने के कगार पर, उसको हम खतराग्रस्त में रखते हैं, एंडेंजर्ड। तो एक तो एंडेंजर्ड कैटेगरी, दूसरा होता है वल्नरेबल, सुवेद्य। वल्नरेबल जो कैटेगरी होती है, यदि कारक इसी प्रकार से, ये थोड़ा सा एंडेंजर्ड जो है उससे थोड़ा सा ये कम रिस्क में होती है। ये खतराग्रस्त जो है ये ज्यादा रिस्क पर है। ठीक है, इससे कम रिस्क पर होती है वल्नरेबल, कि ये निकट भविष्य में इसके समाप्त होने के आसार हैं, तो इस पर अभी से ध्यान देना जरूरी है। कुछ जातें ऐसी होती है जो अभी तो ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरह से ये कारक चलेंगे और जिस तरह से इनका उपयोग हो रहा है, ये आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं, उनको हम वल्नरेबल की कैटेगरी में कहते हैं। ठीक है, इनकी आबादी बहुत तेजी से कम हुई है और इनकी सुरक्षा का कोई विश्वास नहीं है, इसलिए इनकी जो है, हालांकि अभी संख्या ज्यादा है लेकिन इनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, वो आता है वल्नरेबल में। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो है रेयर, दुर्लभ। रेयर एक अलग चीज है। रेयर का मतलब क्या है कि जीव है लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी कम रह गई है
कि हमें लगता है कि ये कभी भी खत्म हो सकते, विरल है। ऐसी स्पीशीज जिनकी संख्या संसार में बहुत कम है, इस स्पीशीज को अभी कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन खतरा इसलिए बना हुआ क्योंकि इनकी कम संख्या के कारण ये स्पीशीज प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में और आवासों तक ही फैली हुई। एक्चुअली क्या है, इनकी संख्या कम इसलिए क्योंकि बहुत लिमिटेड जगहों पर ही पाई जा रही है, ठीक है। बाकी अभी इनको विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, विरल कही जाती हैं, इसलिए ये रहता है कि ये भी कहीं आगे जाकर के खतरे में आ सकती है और विलुप्त हो सकती हैं। तो इन तीन चीजों को मिला करके हम संकटग्रस्त का नाम देते हैं। थ्रेटन्ड जो होता है, थ्रेटन्ड में कौन कौन आ गया, एंडेंजर्ड स्पीशीज आएंगी जो काफी कुछ खतराग्रस्त हैं, थोड़ी इससे कम खतराग्रस्त वल्नरेबल आएगी, और जो विरल रूप से पाई जाने वाली बहुत कम जगहों पर पाई जाने वाली जातियां वो इसमें आएंगी। तो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, इनको मिला करके थ्रेटन्ड का एक संकटग्रस्त का एक समूह बनता है, और सबसे ज्यादा जो है इसी प्रकार किया जाता है, ठीक है। तीन कैटेगरी ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा हमें एनसीईआरटी में IUCN के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, वो भी हमें ध्यान रखने। जैसे IUCN की लाल सूची जो है, जो 2004 में प्रकाशित हुई थी, हमारे पास एनसीईआरटी में उसके आंकड़े दिए गए हैं। 2004 की सूची के अनुसार 500 वर्षों में 784 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। 784 स्पीशीज विलुप्त हो गई है 500 सालों में, जिसमें 338 तो वर्टिब्रेट्स कशेरू की, 359 अकशेरू की तथा 87 पौधों की जातियां हैं। ये IUCN का 2004 का आंकड़ा है कि पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट की कशेरुकियों की, 359 अकशेरुकियों की और 87 जो है पादप की जातियां हैं, ठीक है। और नई विलुप्त प्रजातियों में जैसे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे जो रिसेंटली अभी विलुप्त हुई है उनमें मॉरिशस का डोडो, ये तो क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना, मॉरिशस का डोडो। इसके अलावा अफ्रीका का क्वेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन और रूस की स्टेलर समुद्री गाय, बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। ये जो नाम है ये थोड़ा आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ये एक तो है डोडो मॉरिशस का, अफ्रीका का क्वेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन और रूस की जो है ये स्टेलर समुद्री गाय और बाली, जावा, कैस्पियन में बाघ की 3 प्रजातियां जो रिसेंटली विलुप्त हुई हैं, उनके नाम दिए गए हैं। कहाँ का क्या है ये पूछा जाता है। मॉरिशस का डोगो, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन, रूस की स्टीलर गाय और ये बाघ की 3 प्रजातियां। पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हुई हैं। ये रिसेंट लास्ट 20 सालों का रिकॉर्ड है कि 20 सालों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से भी अधिक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ये तो देखो जो विलुप्त हो गई है उसकी बात है। अब जो लिस्ट, रेड लिस्ट में अब वो जातियां जो बिल्कुल विलुप्तता के कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में हैं, 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इस समय 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर तथा 31% अनावृत बीजी की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। अब ये परसेंटेज में दे रखा है। ये आंकड़े क्या देखिए, इस पूरे चैप्टर में कई जगहों पर बार बार आंकड़े आए हैं अलग अलग प्रकार के, और ये एनसीईआरटी के ही आंकड़े हैं और हमसे पूछे जाते हैं तो अपने को याद रखने पड़ेंगे लिस्ट बना करके, ठीक है। तो IUCN के अनुसार अभी जो विलुप्ति के कगार पर करीब 15,500 जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनमें 12% पक्षी हैं, 23% स्तनधारी हैं, 32% एम्फीबियन हैं, 31% अनावृत बीजी की जातियां हैं जिम्नोस्पर्म की। तो ये कुछ मुख्य उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि विलुप्ति के कगार पर हैं, ठीक है। अगर हम पुराना थोड़ा सा अध्ययन करें, जो जीवाश्म हमें मिले हैं डायनासोर से लेकर कईयों के, तो हमने एक चीज नोट करी है कि विलुप्तता कोई नया काम नहीं। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, प्रकृति में विलुप्तता प्राकृतिक रूप से भी होती है, तो विलुप्तता कोई नया काम नहीं है। और विलुप्तता पहले भी होती आई है, प्राकृतिक रूप से भी होती है, और कई बार मैंने कहा मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, वृहद स्तर पर एक साथ बहुत सारी जातियां, कई बार ऐसी विपदाएं आई है पृथ्वी पर, और ऐसी अब तक 5 विपदाएं आ चुकी है। 5 बार यूं समझिए पृथ्वी से अधिकतर जीव समाप्त हो गए, फिर नए सिरे से जीवन शुरू हुआ है, ठीक है। 5 बड़े एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 विलोपन, ठीक है। जीवाश्म अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से अध्ययन से हमने जाना कि प्रजातियों की बड़े पैमाने पर हानि, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, वैसी मानव के आगमन से पहले भी हुई है।
आज हम कह रहे हैं कि मानव की वजह से हो रही है, ठीक बात है, लेकिन मानव से पहले भी प्रजातियों का बड़े पैमाने पर हानि हुई है, पहले भी हुई है। लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तथा डाइवर्सिफिकेशन विद्रूपण हुआ है, पृथ्वी पर 5 बार प्रजातियों का व्यापक विलोपन की घटना हो चुकी है। पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जो करीब आज से 3 करोड़ वर्ष पहले की बात है, तब से लेकर आज तक, आज हम देख रहे हैं कि मानव के क्रियाकलापों से विलुप्तता हो रही है, लेकिन उससे पहले भी, मानव से पहले भी उत्पत्ति से 3 करोड़ वर्ष पहले, उस समय से देखें तो करीब 5 बार समूह में विलोपन हुआ है बड़े पैमाने पर। ठीक है, 5 विलोपन पहले हो चुके हैं, और अब जो मानव आया, मानव के कारण से जो हो रहा है, इसको छठा विलोपन कहते हैं, 6th एक्सटिंक्शन। 5 हो चुके हैं, और ये जो छठा विलोपन है, ये जो अभी प्रगति पर है, और यह पहली 5 घटनाओं से किस प्रकार से भिन्न होगा, इस पर भी अध्ययन किया गया कि पहले की जो 5 विलोपन की घटनाएं हुई हैं और आज जो छठी है, अगर इसकी तुलना की गई तो देखा गया कि जो छठा विलोपन है ये ज्यादा खतरनाक है, और जिस गति से इसमें विलोपन हो रहा है ऐसा तो पहले भी नहीं हुआ है। ठीक है, अंतर केवल दर में है, विलोपन की दर अब ज्यादा है। आज प्रजातियों के विलोपन की दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। पहले के जो 5 विलोपन हुए, वहां विलोपन की जो दर थी, और आज जो मानव के क्रियाकलापों से जो विलोपन हो रहा है, वो दर करीब 100 से 1000 गुना ज्यादा है। मतलब ये छठा विलोपन सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ जिस गति से विलोपन हो रहा है, इससे तो बहुत ही कम समय में ही बहुत सारी चीज जातियां नष्ट हो जाएंगी। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी है, तो मानव के क्रियाकलाप उत्तरदायी है। पारिस्थितिकविदों ने चेतावनी दी कि अगर ये दर जारी रही तो 100 वर्षों में ही पृथ्वी की लगभग आधी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। जिस गति से विलोपन हो रहा है, इस हिसाब से तो अगले 100 सालों में हमारी आधी जैव विविधता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है। इसीलिए उनके संरक्षण से लेकर कई चीजों पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। और केवल जातियां विलुप्त नहीं होंगी, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो गड़बड़ा जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, और यहाँ मानव के लिए ये स्थितियां रहने लायक नहीं हो जाएंगी, तो फिर मानव का भी विलोपन होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सब चीजें सुधारनी जरूरी है। 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, ये छठा एक्सटिंक्शन माना जा रहा है जो मानव द्वारा हो रहा है, और छठे एक्सटिंक्शन की जो दर है ये पहले के 5 एक्सटिंक्शन से कई गुना ज्यादा है, 100 से 1000 गुना ज्यादा है। और इसीलिए यहाँ पर तो अगले 100 सालों में आधी जैव विविधता समाप्त होने का खतरा दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिकली रेड लिस्ट और IUCN के अध्ययन और उनके आंकड़े दिए हैं कि IUCN पृथ्वी पर उपस्थित संकटग्रस्त जातियों की लिस्ट बनाता है, जागरूक करने का प्रयास करता है, उनके संरक्षण का कार्य करता है। उन्होंने 8 कैटेगरियों में जीवों को बांटा है, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो बहुत खतरे में है, जो आने वाले भविष्य में खतरे में, इस तरह से 8 कैटेगरियां बांटी हैं। उन 8 कैटेगरियों में, ठीक है, एक कैटेगरी 2-3 कैटेगरी को मिलाकर बनाई गई संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड जो बनी है, सॉरी थ्रेटन जो संकटग्रस्त बनी है, वो 3 चीजों से मिलकर बनी है। उसमें एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर तीनों कैटेगरी को मिलाकर के थ्रेटन स्पीशीज जो संकटग्रस्त हैं, थ्रेटन, वो 3 है, एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, वल्नरेबल और रेयर। ठीक है, इसके अलावा बाकी IUCN के कुछ आंकड़े जो मैं NCERT में दिए, वो मैंने बताया कि अभी क्या क्या विलुप्त हो चुके हैं, रिसेंटली कितने हुए हैं, और आने वाले समय में और क्या हो सकता है। 5 एक्सटिंक्शन, छठा एक्सटिंक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ लास्ट में भारत में कुछ महत्वपूर्ण संकटग्रस्त जातियों की 1-1, 2-2 उदाहरण। ये उदाहरण मैं वही ले रहा हूं जो आगे के समय में AIPMT में नीट के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, 3 चीजें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और नाजुक। इन तीनों के 1-1, 2-2 एग्जाम्पल। जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पौधा है बारबरिस निलगिरियंसिस, जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत कम बचा है, विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, और इधर जंतुओं में सस सल्विनस पिग्मी हॉग कहते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना। तो भारत का अगर आपसे पूछा जाए कोई एक उदाहरण जंतु का और पौधे का बताओ जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो, तो पौधे में तो हो जाएगा बारबरिस निलगिरियंसिस, और जंतुओं में सस सल्विनस, जिसको हम कहते हैं पिग्मी हॉग। ठीक है, फिर संकटग्रस्त का उदाहरण पूछा जाए तो संकटग्रस्त में पौधों में जैसे बेंटिनेकिया निकोबारिका, अंडमान निकोबार में मिलने वाला पौधा है ये। ठीक है, एंड राउल्फिया सर्पेंटाइना हिमालय में और बाकी जगह में मिलता है, इससे सर्पगंधा कहते हैं, औषधीय पादप है। ठीक है, ये संकटग्रस्त में है, अभी ठीक ठाक है, लेकिन ये संकटग्रस्त है, जल्दी इनमें भी खतरा संभव है। ठीक है, और भी संकटग्रस्त में रेड पांडा है, एशियाटिक लोयन है, जेंट पांडा है, एक सिंग वाले गेंडे हैं, वन हॉर्न राइनोसोर,
कश्मीरी स्टेग हंगुल है, ऐसे और भी जीव हैं। ये जो है संकटग्रस्त में है कि इनकी संख्या कम होती जा रही है और इनमें आने वाले समय में संकट होने वाला है, और ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है। और तीसरे हैं नाजुक स्थिति वाले, उनमें पौधा एक है क्यूप्रासस कश्मीरियाना, ध्यान रखिए क्यूप्रासस कश्मीरियाना एक तो ये पौधा, और जंतुओं में एंटीलोप सर्विकापरा, जिसे हम कृष्ण मग कहते हैं, काला हिरण। इस काले हिरण से हमें तुरंत याद आता है कि काले हिरण के शिकार में लोगों को जेल और सजाएं हो जाती है, क्योंकि ये प्रतिबंधित है। ठीक है, ये वल्नरेबल में आता है। तो हमने भारत के पौधों और जंतुओं की एक एक दो उदाहरण आपको बताए जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। एक एक दो उदाहरण अपने को ध्यान रखने। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा पूरा डिस्कशन था, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लॉस क्या हैं, कितने वजह से होते हैं, क्या क्या कारण है, और IUCN किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो किस तरह से लिस्ट बना रहा है, सारी चीजें इसके बारे में IUCN और बायोडाइवर्सिटी के लॉस के डाटा दिए गए हैं। ठीक है, अब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि भाई लॉस क्या क्या हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, किन कारणों से हो रहा है, तो अब इनका हम संरक्षण कैसे करेंगे। तो अब संरक्षण जरूरी है, तो संरक्षण के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं, संरक्षण कैसे करेंगे, वो चीज हम आगे के अगले सेगमेंट में देखेंगे। थैंक यू।